Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last lecture, we have discussed about Maxwell speed distributions and Maxwell velocity distribution in one dimension, two dimension and three dimension. In today's lecture, we will discuss about heat transfer through thermal conductors. So let's discuss. Here हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए एंड उसका लेंथ कैपिटल एल डिफाइंड है, अगर इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 है एंड इस पॉइंट का टेम्परेचर T2 है, देन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज dt एंड ये वाला अगर हम पैच ले लें यहाँ से और ये सर्कुलर जो भी आएगा इसका जो विड्थ होगा बेसिकली Tx है। तो अगर हम फाइंड आउट करें कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र dq ओवर dt यहाँ पे टाइम रहेगा बेसिकली इज इक्वल्स टू के ए डी कैपिटल T डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल T विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो x डिस्टेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, k यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है एंड a एरिया है। आपको जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप रेट ऑफ चेंज हीट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब अगर इन पर आपको लिमिट्स दे दी जाएँ तो आप लिमिट के लिए इस तरीके से ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस फार्मूला की जो फॉर्म होगी वो इस तरीके से बन जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस दिया है टेम्परेचर में तो आप यहाँ ये रख देंगे एंड हीट का डिफरेंस दिया तो ये अप्लाई कर देंगे एंड टाइम ये वाला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट है जूल थॉमसन एंड बोरस प्लग और थ्रॉटलिंग एक्सपेरिमेंट, ये सारे इसके नाम हैं। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि ये अगर हम एक सिस्टम कंसीडर करें, एक सिस्टम का जो एंथैल्पी है वो H1 है, दूसरे का H2 है, वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम इसका V2 एंड इंटरनल एनर्जी भी दोनों का चेंज है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे कि हम बेसिकली कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं होगा, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू 0 एंड इंटरनल एनर्जी डेल्टा U U2 माइनस E1 हो जाएगी। इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंथैल्पी कांस्टेंट होती है, H इज इक्वल्स टू U प्लस P भी कांस्टेंट रहेगा। इसी के करस्पॉन्डिंग जूल थॉमसन कोफिशिएंट डिफाइंड होता है कुछ इस तरीके से, म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट H। तो और फर्दर इसका एक फार्मूला ये भी होता है। आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू 0 आता है एंड बिकॉज ये जो dt होता है वो 0 हो जाता है। ये जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट लिखा गया है ये रियल गैस के लिए लिखा गया है। नेक्स्ट एडियाबेटिक इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। आप यहाँ देखेंगे अगर हम दो गैसेस को मिक्स कर रहे हैं तो जो मिक्सचर होगा वो किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैलकुलेशन लिखी गई है, CV1 CV2 इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो फार्मूला हैं लिखे गए हैं, और अगर हम गामा की फॉर्म में लिखेंगे तो गामा की फॉर्म में भी हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। मोनो डाया एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा है वो डिफाइन किए गए थे, प्रीवियस लेक्चर से आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसके बाद के जो लेक्चर हैं वो बेसिकली रियल गैस पे बेस्ड है कि रियल गैस किस तरीके से बिहेवियर शो करती है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आइडियल गैस के साथ क्या हुआ कि आइडियल गैस जो फेज ट्रांजिशन थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो जब उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो हमें किसी अनदर इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी जो फेज ट्रांजिशंस को एक्सप्लेन कर पाए। तो जो आइडियल गैस थी उसका बिहेवियर कुछ इस तरीके का था, बट एक्सपेरिमेंटली रियल गैस का जो ग्राफ आ रहा था वो इस तरीके से आ रहा था। इसीलिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन को मॉडिफाई करके रियल गैस इक्वेशन बनानी पड़ी। तो रियल गैस इक्वेशन इस तरीके से डिफाइंड होती है, P प्लस एन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइड बाई V स्क्वायर, B माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर कैपिटल T। इसके बाद एक आप यहाँ देख सकते हैं दूसरा ग्राफ भी शो किया गया है प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में। आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर हाई हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ फेज डिसअपियर होते जा रहे हैं, ओनली वन फेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर के लिए यहाँ पे बहुत सारे फेज प्रेजेंट हैं, और T2 के लिए और फेज कम हुए, T3 के लिए और भी कम होते गए
एंड फाइनली T4 के लिए केवल एक फेज बचा। तो ये जो T4 टेम्परेचर है जहाँ पे एक फेज प्रेजेंट है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वही यहाँ लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे ये जो पैरामीटर्स हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ एक मेथड लिखा गया है। सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी गई है, जो प्रेशर की फॉर्म में आपको उसको लिख लेना है और उसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट टेम्परेचर आपको डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपको अगेन अब क्या करना होगा कि उसका वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो उसको 0 से इक्वेट करेंगे और यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड मेथड में क्या है कि आपने जो वॉल्यूम जो इक्वेशन दिया रहेगा उसको लिखना है b माइनस वी सी का क्यूब की फॉर्म में और इस तरीके से इक्वेट करवाना है और इक्वेट करवा के आप जो क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर रियल गैस इक्वेशन वी have Vc is equals to 3 small v, Pc is equals to A divided by 27 v square and Tc is equals to 8A 27 RB। फॉर आइडियल गैस के लिए अगर हम देखेंगे Pv डिवाइड बाई RT 1 आता है, बट फॉर रियल गैस PcVc डिवाइड बाई RTC 3/8 आता है। तो ये 1 से लेस देन है। तो यही डिफरेंस जो था वो रियल गैस एक्सपेरिमेंटली शो कर रही थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेज ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो फेज ट्रांजिशन 2 टाइप्स के होते हैं, बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन एंड सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेज ट्रांजिशन का बेसिक डेफिनेशन। फेज ट्रांजिशन के केस में क्या होता है, गिव्स पोटेंशियल डज नॉट चेंज इन फेज ट्रांजिशन। ये सभी फेज ट्रांजिशंस के लिए ट्रू है। तो जब गिव्स पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो उसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 0 आएगा। तो G1 इज इक्वल्स टू G2 हो जाएगा। और जो गिव्स पोटेंशियल होता है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, dg इज इक्वल्स टू dp मल्टीप्लाइड बाई v माइनस एस डी टी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये s एंड b हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो इफ़ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g इज डिसकॉन्टिन्यूस देन इट्स ए फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। तो अगर हम इस dg का फर्स्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है, इस g का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव लें और ये डिसकॉन्टिन्यूस आ जाए तो ये फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। अगर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिसकॉन्टिन्यूस हो g का, तब ये सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें तो गैस लिक्विफाई की जा सकती है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो लिक्विड को वेपोराइज किया जा सकता है। तो अब डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इस तरीके से डिफाइंड है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g शुड बी डिसकॉन्टिन्यूस। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ g ये होते हैं और ये दोनों ही क्या होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। कभी कभी इनके बीच में ग्राफ पूछा जाता है तो आप इनकी हेल्प से उन ग्राफ्स को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किससे रिलेटेड होते हैं, CV अल्फा एंड KT, और इस तरीके से डिफाइंड होते हैं। ये बेसिकली डाइवर्ज हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अनदर पॉइंट की, तो टू इंड्यूस फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन हीट हैज़ टू सप्लाइड नोन एज लेटेंट हीट एंड T, P नॉट चेंजिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ठीक है। तो T एंड P चेंज नहीं होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लिक्विड टू वेपर और सॉलिड टू लिक्विड एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का, ओके। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, वो है हमारा सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। G कॉन्टिन्यूस होगा, G डैश भी कॉन्टिन्यूस होगा बस, बट G डबल डैश डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो फर्स्ट जो सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है उसमें CV, CP, अल्फा एंड KT डिसकॉन्टिन्यूस होंगे, डाइवर्ज नहीं होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो फेरो टू पैरा एंड हीलियम फर्स्ट टू हीलियम सेकंड जो ट्रांजिशन होते हैं वो बेसिकली आपके सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होते हैं। नॉर्मल टू सुपर कंडक्टिंग स्टेट में भी अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल जा रहा है तो उस केस में भी वो आपका सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन होगा। इसके बाद अनदर जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है क्लॉसियस-क्लेब्रान इक्वेशन। तो यहाँ पे ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एक एप्लीकेशन है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये फॉर्मूला कभी कोई पूछ लिया जाता है। एस एंट्रोपी है, V वॉल्यूम है एंड P एंड T एज यूजुअल जैसे आप यूज़ करते हैं, प्रेशर एंड टेम्परेचर।
इसके बाद में आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन बेसिकली लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है, तो आप यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं और इस इक्वेशन को इस तरीके से रिड्यूस भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको दो एग्जांपल दिखाए गए हैं कि वाटर टू आइस कन्वर्जन एंड वाटर टू वेपर कन्वर्जन किस तरीके से होगा, किस तरीके से ये पैरामीटर्स रिलेट होंगे। आप यहाँ से इनको मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है या फिर कहीं ग्राफ होता है, वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बेसिकली वाटर के लिए बनाया गया है। आप यहाँ से देखेंगे प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, तो ये वाला जो एरिया है वो सॉलिड है, ये वाला एरिया लिक्विड है एंड ये आइस लाइन है, ये स्टीम लाइन है। इस तरीके से यहाँ डिफाइन किया जाता है और कभी कभी ये ग्राफ पूछ लिया जाता है कि यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर ग्रेटर है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। और ये जो एरिया है ये है ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर तीनों ही स्टेट ऑफ मैटर को एग्जिस्ट करेंगे, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थर्मोडायनेमिक्स का एंड किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सारे शॉर्ट नोट्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट हो या फिर कोई अनदर कॉन्सेप्ट आपको जानना हो या फिर उसके शॉर्ट नोट्स आपको डिस्कस करने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।